जनक का बोस निवास में आना किसी तूफान से कम नहीं था। जिस घर में हमेशा रुतबा, पैसा और दिखावे की इज्जत बोलती थी, वहां आज पहली बार सच ने दस्तक दी थी। सबके सामने खड़ी जनक की आंखों में डर नहीं बल्कि अड़िग फैसला था। उसने साफ शब्दों में कहा कि वह किसी से भीख नहीं मांगने आई है, बल्कि अपने अस्तित्व का अधिकार लेने आई है। उसके मुंह से डीएनए टेस्ट की शर्त सुनते ही पूरा हॉल सन्न रह गया। अर्शी और अनिरुद्ध के चेहरों से जैसे रंग उड़ गया। यह वही अनिरुद्ध बोस थे जिन्हें समाज एक आदर्श पति, सम्मानित व्यक्ति और सफल कारोबारी मानता था, लेकिन जनक की नजर में वह सिर्फ एक ऐसे पिता थे जिन्होंने अपनी ही संतान को अपनाने से इनकार कर दिया था। अर्शी का अहंकार हमेशा की तरह फूट पड़ा। उसने जनक पर बेबुनियाद आरोप लगाने का इल्जाम लगाया और उसकी हैसियत याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन जनक शांत रही। उसने अपने बैग से एक कानूनी नोटिस निकाला और मेज पर रखते हुए कहा कि अब यह फैसला वह नहीं बल्कि विज्ञान करेगा। उसके शब्दों में कोई विनती नहीं थी, सिर्फ चेतावनी थी। उसने अनिरुद्ध को साफ कहा कि अगर डीएनए टेस्ट के लिए मना किया गया तो वह धोखाधड़ी और पैतृत्व छुपाने का केस दर्ज करा देगी और अगले 24 घंटों में उन्हें जेल जाना पड़ेगा। सम्मान या जेल, चुनाव अब उनका था। अनिरुद्ध अंदर से टूटने लगा। वह अब तक खुद को इस भ्रम में रखे हुए था कि जनक किसी और की बेटी है, लेकिन आज पहली बार उसे अपनी ही यादें डराने लगीं। उसे जनक की मां की वो आखिरी बातें याद आईं जब उसने अपनी पवित्रता की कसम खाई थी। अविश्वास की मोटी परतों ने उसे सच देखने नहीं दिया था। उधर अदिति, जो दूर खड़ी सब देख रही थी, भीतर ही भीतर कांप रही थी। उसे डर था कि अगर जनक सच में उसके पिता की बेटी निकली तो उसकी पहचान, उसका भविष्य और ऋषि सब उससे छिन जाएंगे। वहीं ऋषि की आंखों में जनक के लिए गर्व था। वह जानता था कि यह लड़ाई जायदाद की नहीं, आत्मसम्मान की है। मजबूर होकर अनिरुद्ध ने डीएनए टेस्ट के लिए हाँ कर दी। अगले दिन सिटी हॉस्पिटल में भारी सुरक्षा और गोपनीयता के बीच सैंपल लिए गए। सफेद दीवारों और दवाइयों की गंध के बीच अनिरुद्ध का डर और बढ़ता जा रहा था। जनक शांत थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि सच क्या है। तभी गलियारे में अकेले पाकर अनिरुद्ध ने उससे गिड़गिड़ाने की कोशिश की। उसने हाथ पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन जनक पीछे हट गई। अनिरुद्ध ने कहा कि वह पैसा, जायदाद, सब कुछ देने को तैयार है, बस रिपोर्ट को प्राइवेट रखा जाए। उसकी आवाज में डर था, अपनी इमेज खोने का डर। जनक की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे कमजोरी के नहीं थे। उसने कहा कि उसे अपनी छवि की चिंता है, लेकिन उस औरत की कभी चिंता नहीं हुई जिसे उसने जीते जी मार दिया था। पास ही छिपा ऋषि यह सब सुन रहा था। उसके मन में अनिरुद्ध के लिए घृणा और जनक के लिए सम्मान और गहरा हो गया। उसने अनिरुद्ध की गिड़गिड़ाहट अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली। अदिति भी वहां पहुंच चुकी थी। अपने पिता को इस हाल में देखकर उसकी जलन नफरत में बदल गई। उसने तय कर लिया कि यह रिपोर्ट कभी सच नहीं बनेगी। रिपोर्ट आने में 48 घंटे का वक्त था और यह वक्त बोस निवास के लिए किसी युद्ध से कम नहीं था। अर्शी ने अनिरुद्ध पर दबाव डाला कि किसी भी तरह रिपोर्ट बदलवाई जाए। उधर ऋषि ने जनक को भरोसा दिलाया कि वह अकेली नहीं है। उसने अस्पताल की सुरक्षा, सीसीटीवी और लैब पर नजर रखने का इंतजाम कर लिया था। जनक अपनी मां की तस्वीर के सामने दिया जलाकर बैठी थी। उसके लिए यह लड़ाई विरासत की नहीं, उसकी मां के चरित्र की शुद्धि की थी। रिपोर्ट वाले दिन अस्पताल का माहौल तनाव से भरा हुआ था। एक तरफ अर्शी, अदिति और अनिरुद्ध थे, दूसरी तरफ जनक और ऋषि। अदिति को भरोसा था कि पैसा अपना काम कर चुका है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने लिफाफा खोलने की तैयारी की, ऋषि ने सब रोक दिया। उसने लैब में हुई रिश्वतखोरी का वीडियो सबके सामने रख दिया। अस्पताल में हड़कंप मच गया। सच्ची रिपोर्ट सामने आई और डॉक्टर ने ऊंची आवाज में पढ़ा कि जनक अनिरुद्ध बोस की जैविक पुत्री है। यह सुनते ही अर्शी जमीन पर बैठ गई। अदिति का चेहरा हार और नफरत से भर गया। अनिरुद्ध फूट फूट कर रोने लगा और माफी मांगने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जनक पीछे हट गई। उसने कहा कि आज विज्ञान ने उसे पहचाना है, उसने नहीं। उसकी मां पर लगे दाग आज धुल चुके थे।
रिपोर्ट के सार्वजनिक होते ही मीडिया में भूचाल आ गया। अनिरुद्ध की बनाई हुई इमेज टूट गई। घर लौटने पर झनक सिर्फ अपना सामान लेने आई। उसने साफ कहा कि उसे इस घर की जायदाद नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपना नाम चाहिए था। ऋषि ने अदिति से रिश्ता तोड़ दिया और झनक का हाथ थामकर उसे उस घर से बाहर ले गया जहां उसकी मां को कभी सम्मान नहीं मिला था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अदिति के दिल में बदले की आग और भड़क उठी। उसने आत्महत्या के नाटक की योजना बनाई ताकि ऋषि को वापस खींच सके। अस्पताल में नए ड्रामे रचे गए, मीडिया को बुलाया गया और ऋषि पर आरोप लगाए गए। इसी बीच राष्ट्रीय नृत्य उत्सव की घोषणा हुई। झनक ने तय किया कि वह इस मंच पर अपनी मां का सपना पूरा करेगी। अर्शी और अदिति ने वहां भी साजिश रची, यहां तक कि झनक के कॉस्ट्यूम में कांच के टुकड़े डलवाए गए। लेकिन ऋषि ने वक्त रहते सच्चाई देख ली। झनक अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह अपने सत्य के साथ खड़ी एक शक्ति थी। उसके साथ ऋषि का विश्वास और उसकी मां का आशीर्वाद था। यह कहानी अभी आगे बढ़नी थी, क्योंकि जहां सच ने जन्म लिया था वहीं साजिशों की आखिरी सांसें भी बाकी थीं। जैसे ही झनक मंच पर उतरी, पूरा सभागार तालियों की गूंज से भर गया। उसकी चाल, उसका आत्मविश्वास और चेहरे पर झलकती गरिमा बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। पहली कतार में बैठा अनिरुद्ध उसे देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह जानता था कि आज जो भी होने वाला है वह सिर्फ एक नृत्य नहीं बल्कि उसके अतीत का फैसला है। संगीत शुरू हुआ और झनक ने शिव तांडव आरंभ किया। हर मुद्रा में शक्ति थी, हर भाव में तपस्या। तभी अचानक एक अनहोनी हुई। उसके घुंघरू की डोरी टूट गई। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अर्शी और अदिति के चेहरों पर कुटिल मुस्कान फैल गई, जैसे उनकी साजिश कामयाब हो गई हो। लेकिन झनक रुकी नहीं। उसने बिना घुंघरू के नंगे पैरों से नृत्य जारी रखा। उसका हर कदम जमीन पर पड़ते ही जैसे आग बन जाता। जज अपनी सीटों से खड़े हो गए। झनक के पैरों से खून बहने लगा। वह खून कांच की वजह से नहीं बल्कि सालों की तपस्या, संघर्ष और बेइंतहा मेहनत की कीमत था। दर्द था, लेकिन उसकी लय नहीं टूटी। उसकी आंखों में केवल एक ही भावना थी, सच और सम्मान की जीत। जब नृत्य समाप्त हुआ तो पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रहा, फिर तालियों का ऐसा तूफान उठा कि दीवारें कांपने लगीं। तभी ऋषि मंच पर आया। उसने माइक लिया और पूरे सभागार के सामने वह सच रख दिया जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही थी। उसने अदिति की रिकॉर्डिंग चला दी, जिसमें वह झनक का कॉस्ट्यूम खराब करने और उसे स्टेज पर गिराने की साजिश कबूल कर रही थी। सभागार में बैठे लोग सन्न रह गए। अर्शी और अदिति के चेहरे का रंग उड़ गया। जजों ने बिना देर किए अदिति को प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया और झनक को नृत्य शिरोमणि के खिताब से सम्मानित किया। यह केवल एक पुरस्कार नहीं था, यह उसके अस्तित्व की मुहर थी। अनिरुद्ध कांपते कदमों से मंच पर आया। उसने झनक के सामने हाथ जोड़ दिए। उसकी आवाज भारी थी, आंखें शर्म से झुकी हुई थीं। उसने कहा कि वह पिता कहलाने के लायक नहीं है, लेकिन क्या उसे प्रायश्चित का एक मौका मिल सकता है? झनक ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर न घृणा थी, न ममता, सिर्फ गहरी शांति थी। उसने कहा कि आज जो मंच पर दिखा वह झनक का टैलेंट था, अनिरुद्ध बोस की बेटी का नहीं। वह उसे माफ कर सकती है, लेकिन पिता नहीं मान सकती, क्योंकि पिता वह होता है जो साए की तरह साथ खड़ा रहे, न कि सच साबित होने का इंतजार करे। इस अपमान के बाद अर्शी और अदिति को शहर छोड़ना पड़ा। अर्शी का अहंकार चकनाचूर हो चुका था और अदिति की ईर्ष्या ने उसे पूरी तरह अकेला कर दिया था। अनिरुद्ध ने अपनी बाकी जिंदगी झनक की मां के नाम पर एक चैरिटी ट्रस्ट चलाने का फैसला किया, ताकि वह अपने अपराधों का कुछ तो प्रायश्चित कर सके। ऋषि और झनक ने शादी नहीं की, बल्कि एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। ऋषि ने झनक के करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। झनक अब अकेली नहीं थी। उसके पास उसकी मां का नाम, ऋषि का निस्वार्थ प्रेम और अपनी एक अलग पहचान थी, जिसे किसी डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं थी। कहानी उस दृश्य पर ठहरती है जहां झनक समुद्र किनारे खड़ी होकर अपनी मां की राख का विसर्जन करती है।
वह धीमे स्वर में कहती है कि आज उसकी माँ आजाद हो गई है क्योंकि दुनिया ने मान लिया है कि वह गलत नहीं थी। पीछे से ऋषि आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है। दोनों डूबते सूरज को देखते हैं, जो एक नई और सच्ची शुरुआत का प्रतीक बन जाता है। लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। शहर के दूसरे कोने में एक अंधेरे कमरे में अर्शी और अदिति अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं थीं। अर्शी ने अपनी सारी जमा पूंजी और संपर्क ऐसे लोगों पर झोंक दिए जो अनिरुद्ध बोस के साम्राज्य को हिला सकें। उधर ऋषि चाहता था कि झनक अब केवल एक नाम नहीं बल्कि एक वैश्विक पहचान बने। उसने लंदन के रॉयल ओपेरा हाउस में परफॉर्मेंस का प्रस्ताव रखा। यह झनक के करियर की सबसे बड़ी उड़ान होने वाली थी। लंदन जाने की तैयारी के बीच बोस निवास में एक अज्ञात लिफाफा पहुंचा। अनिरुद्ध ने जब उसे खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें झनक की मां की मेडिकल रिपोर्ट थी, जिसमें खुलासा था कि उसकी मौत दुर्घटना नहीं बल्कि स्लो पॉइजन का नतीजा थी। अनिरुद्ध को एहसास हुआ कि अर्शी केवल कठोर नहीं बल्कि हत्यारी भी हो सकती है। उसने चुपचाप जांच शुरू कर दी, लेकिन झनक को कुछ नहीं बताया ताकि उसकी उड़ान में बाधा न आए। लंदन पहुंचते ही झनक का स्वागत एक अंतर्राष्ट्रीय सितारे की तरह हुआ। लेकिन वहीं अदिति भी भेष बदलकर उसके दल में शामिल हो चुकी थी। झनक उसे पहचान नहीं पाई। अदिति ने झनक के खाने में दवाएं मिलानी शुरू की, जिससे उसकी सेहत बिगड़ने लगी। झनक को लगा कि यह तनाव का असर है, लेकिन ऋषि को शक हो गया। एक रात उसने अदिति को रंगे हाथ पकड़ लिया। उसी समय भारत से अनिरुद्ध का फोन आया। उसने बताया कि अर्शी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब अदिति ही असली खतरा है। परफॉर्मेंस की रात अदिति ने झनक पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। तभी अनिरुद्ध बीच में आ गया और चोट खा ली। पुलिस ने अदिति को गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल में अनिरुद्ध ने झनक का हाथ ऋषि के हाथ में दिया और कहा कि आज उसका कर्ज उतर गया। उसी रात झनक ने अपनी जिंदगी का सबसे भावनात्मक नृत्य किया। यह नृत्य केवल कला नहीं बल्कि अन्याय पर न्याय की जीत था। दुनिया ने उसे द लेजेंड ऑफ झनक के नाम से पहचानना शुरू किया। कुछ महीनों बाद अनिरुद्ध एक आश्रम में रहने लगा और गरीब बच्चों को संगीत सिखाने लगा। अर्शी और अदिति जेल में सजा काट रही थीं। ऋषि और झनक ने सादे समारोह में विवाह किया और झनक ने अपनी मां के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय नृत्य अकादमी खोली। अब उसे किसी पहचान की जरूरत नहीं थी। उसकी कला और उसका चरित्र ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन चुके थे।